मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकंड की क्लास के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1919 में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था। पिछली क्लास में हमने भारतीय शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ा था। ये अधिनियम मॉन्टेस्क्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 जो एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध की बदलती परिस्थितियों के कारण आई थी, उसमें मॉन्टेस्क्यू जो तात्कालिक नए भारत मंत्री बने थे, उन्होंने इसकी घोषणा की। इसमें मुख्य रूप से जो बातें कही गई थी उसमें भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का उद्देश्य ब्रिटिश शासन ने बताया था। क्रमिक विकास के द्वारा ही उत्तरदायी शासन को लाना संभव है, ये भी कहा गया। और उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रगति के हर एक चरण का निर्णय ब्रिटिश सरकार ही कर सकती है। उस पर ही भारतीय जनता की समृद्धि और भार का उत्तरदायित्व है, ऐसा भी इस घोषणा में कहा गया। ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी शासन की दिशा में आगे बढ़ने का कार्य भारतीय जनता द्वारा इस संबंध में दिए गए सहयोग और उत्तरदायित्व के आधार पर करेगी। तो ये इस घोषणा की महत्वपूर्ण बातें थी और इसी के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया। इस अधिनियम में ये कहा गया कि ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा। उत्तरदायी शासन संसद की घोषित नीति का लक्ष्य है। धीरे धीरे उत्तरदायी शासन दिया जाएगा और प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों का अधिकाधिक संबंध होगा और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा। 1919 के अधिनियम के जो प्रमुख लक्षण थे उसमें प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। प्रांतीय शासन को दो भागों में बांटा गया था, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी के अधीन थे और हस्तांतरित विषय लोकप्रिय मंत्रियों को सौंपे गए थे। प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में ज़्यादा भारतीयों को जोड़ा गया था। प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन भी इसमें किया गया। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन स्थापित किया गया, जबकि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन था। केंद्रीय कार्यकारिणी में ज़्यादा भारतीयों को लिया गया, जिसमें लॉ मेंबर के रूप में तेज बहादुर सप्रू पहले भारतीय लॉ सदस्य के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय विधानमंडल जो था या विधानसभा, उसका द्विसदनात्मक स्वरूप सामने आया और इसके माध्यम से दो सदन, पहला केंद्रीय विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद बनाए गए। गृह सरकार के नियंत्रण में कमी आई, भारत परिषद में परिवर्तन किया गया। केंद्रीयकरण से विकेंद्रीयकरण की तरफ शासन को पहुंचाया गया। शक्ति का विभाजन किया गया। केंद्र के अधिकार और प्रांतों के अधिकार अलग अलग कर दिए गए। जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो अति महत्वपूर्ण और राष्ट्र के हित से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय थे, जैसे विदेश संबंध, सेना, रेल, डाक, तार, इन सबको और इसके साथ आयकर, मुद्रा टंकन, व्यापार, जहाजरानी जैसे विषयों को केंद्र के अधीन रखा गया। वहीं प्रांत के अधीन स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, राजस्व कर, कृषि, जंगल, जेल, पुलिस और न्याय व्यवस्था का कुछ भाग रखा गया। निर्वाचन में सांप्रदायिक निर्वाचन की हालांकि निंदा की गई, लेकिन केवल मुसलमानों के लिए इस पद्धति को बनाए रखा गया और इस पद्धति को पंजाब में सिखों के लिए 3 प्रांतों को छोड़कर शेष राज्यों में यूरोपियन के लिए भी लागू किया गया। एक नरेश मंडल की स्थापना की गई जो देशी रियासतों के लिए था। तो इस तरह से ये एक संक्रमणकालीन व्यवस्था बनाई गई। अब हम देखेंगे द्वैध शासन प्रणाली क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से भारत में उत्तरदायी शासन की मांग बहुत तेजी से बढ़ी और ब्रिटिश सरकार को इस मांग की अवहेलना करना मुश्किल हो रहा था। ऐसी स्थिति में जो
20 अगस्त की घोषणा थी, 20 अगस्त 1917 की। उसमें उत्तरदायित्व प्रदान करने की बात कही गई और जॉइंट रिपोर्ट में ये उल्लेख किया गया कि प्रांतीय वह क्षेत्र है जहां उत्तरदायी सरकार की प्राप्ति के लिए प्राथमिक प्रयोग किए जाएंगे। इसलिए प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है था और इसकी व्याख्या क्या है? इसका एकमात्र उद्देश्य कुछ विषयों में भारतीयों को प्रांतीय क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार प्रदान करना था। द्वैध शासन का जो इंग्लिश शब्द है वो है डायआर्की। ग्रीक शब्द है डाई और आर्की, इन दो शब्दों से मिलकर डायआर्की बना है। इसका अर्थ है दोहरा शासन, यानी डाई यानी दोहरा और आर्की यानी शासन। इस प्रकार से द्वैध शासन का अर्थ हुआ दोहरा शासन। 1919 के अधिनियम के पृष्ठभूमि के रूप में अगर हम इसे देखें तो द्वैध शासन का अर्थ है प्रांतीय शासन दो क्षेत्रों में विभाजित हो और इन दोनों क्षेत्रों का प्रशासन दो ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया जाए जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में भिन्नता हो। तो इस तरह से प्रांतीय शासन को दो भागों में बांट दिया गया। इसे ही द्वैध शासन की स्थापना कहा गया। इसके लिए प्रांतीय विषय जो है उनको रक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। रक्षित विषयों का शासन सम्राट द्वारा नियुक्त और ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता था। लेकिन हस्तांतरित विषयों के शासन की शक्ति लोकप्रिय मंत्रियों को दी गई, जो प्रांतीय विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य होते थे और प्रांतीय विधान परिषद के प्रति ही उत्तरदायी थे। इस प्रकार जनता को उत्तरदायी शासन की आकांक्षा और ब्रिटिश सरकार के धीरे धीरे उत्तरदायी शासन देने के निश्चय को द्वैध शासन प्रणाली द्वारा आकार प्रदान किया गया। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जो इसके विषय रखे गए, जो अभी हमने इस पर चर्चा भी की थी, रक्षित विषय वो विषय थे जो सामान्य तौर पर बहुत महत्वपूर्ण विषय थे और हस्तांतरित विषय वो थे जो प्रांतीय स्तर पर विभाजित कर दिए गए थे। ये लोकप्रिय मंत्रियों के अधीन रखे गए थे। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं, शिक्षा, विश्वविद्यालय और कुछ अन्य शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर कृषि, सहकारी समिति, आबकारी, औद्योगिक विकास और चिकित्सा जैसे विषयों को लिया गया था। तो इस तरह से ये दोहरा शासन सामने आया। अब इस द्वैध शासन का क्रियान्वयन कैसे किया गया था? 1 अप्रैल 1921 से भारत के 8 प्रांत, जिसमें आते हैं बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब, सबसे पहले इन 8 राज्यों में या प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में इसे लागू किया गया। यानी एक समय में पूरे भारत में इसको लागू नहीं किया गया, बल्कि अलग अलग हिस्सों में इसको लागू किया गया। और इस तरह से ये जो कुल मिलाकर के प्रयोग था द्वैध शासन का, ये 16 वर्ष तक चलता रहा। द्वैध शासन को प्रारंभ से विरोध का सामना करना पड़ा और इसको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। मध्य प्रांत और बंगाल में संवैधानिक अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई और दूसरे प्रांतों में भी गवर्नर और उत्तरदायी मंत्रियों के बीच लगातार विवाद होते रहे। वास्तव में इन 16 वर्षों में ये स्पष्ट हो गया कि जो द्वैध शासन प्रणाली है उसमें कुछ अंतर्निहित दोष हैं और इसलिए ये कार्य नहीं कर सकती। 1935 के अधिनियम के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई। तो इस तरह से द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया। द्वैध शासन जो था वो प्रांतों में 2 हिस्सों में विषयों को बांट करके था, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय शासन सम्राट द्वारा नियुक्त और ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी गवर्नर की कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा
किया जाता था, तो हस्तांतरित विषयों के शासन की शक्ति लोकप्रिय मंत्रियों को दी गई थी। लेकिन असफल हो गया ये, और इसलिए इसकी असफलता के कारणों का विवेचन करना भी आवश्यक है। कूपलैंड जैसे ब्रिटिश लेखकों ने इसकी असफलता का उत्तरदायित्व कांग्रेस और उसके एक अंग स्वराज दल पर डाला। उनका कहना था कि ये लगातार गतिरोध की नीति अपना रहे थे और इसलिए ये शासन व्यवस्था असफल हो गई। लेकिन मोटे तौर पर इसकी असफलता के कारणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है, इस योजना में अंतर्निहित दोष थे, और दूसरा है अन्य परिस्थितियां। सबसे पहले देखेंगे इस द्वैध शासन की योजना में अंतर्निहित दोष क्या थे, यानी इस द्वैध शासन को जो बनाया गया था उसके अंतर्गत कुछ ऐसी कमियां थी जिसके कारण ये सुचारू रूप से काम नहीं कर पाया। सबसे पहली कमी थी इसमें, सिद्धांततः ये दोषपूर्ण था। एक ही प्रांत में दो तरह की प्रकृति की शासन व्यवस्थाएं काम नहीं कर सकती, और निश्चित रूप से इससे शासन में गतिरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक था। और शासन में हम अगर देखें तो एक आंगिक एकता होती है, उसे हम दो अलग अलग शक्तियों के अधीन नहीं कर सकते, जबकि इसमें ऐसा किया गया था। तो द्वैध शासन की जो योजना थी ये राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार के इस मूल विचार के विरुद्ध थी। दूसरी जो बात इसमें आती है वो है विषयों का अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन। इसमें जो विभाजन किया गया था वो बिल्कुल अतार्किक था। जैसा कि मद्रास के भूतपूर्व मंत्री सर के.वी. रेड्डी ने कहा, मैं वन के बिना विकास मंत्री था, सिंचाई के बिना कृषि मंत्री था। कृषि मंत्री के रूप में मेरा मद्रास के कृषकों के ऋण कानून या भूमि के विकास संबंधी ऋण कानून से कोई संबंध नहीं था। अकाल पीड़ितों की सहायता से भी मेरा कोई संबंध नहीं था। सिंचाई, कृषि ऋण, भू सुधार ऋण और अकाल सहायता बिना किसी भी प्रकार के नियंत्रण के कृषि मंत्री की कार्य क्षमता का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। तो सभी विषयों के साथ ऐसा था। तो ऐसी स्थिति में कोई भी अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा था, तो विषयों का विभाजन उचित तरीके से नहीं किया गया था। तीसरी बात आती है इसके अंतर्निहित दोष में गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ। 1919 के अधिनियम ने मंत्रियों को नियंत्रित करने और मंत्रियों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान की, परंतु इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। व्यवहार में विशेष परिस्थितियों के लिए प्रदान की गई इन शक्तियों के आधार पर गवर्नरों द्वारा कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप किया गया और इसके परिणाम स्वरूप कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकता था। चौथी बात आती है हस्तांतरित क्षेत्र के लिए अलग से वित्त की व्यवस्था नहीं की गई और बिना वित्त के कभी भी राष्ट्र में कोई भी काम नहीं किया जा सकता। पांचवी अंतर्निहित कमी थी मंत्रियों का सेवाओं पर नियंत्रण नहीं था। उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए ये आवश्यक है कि विभाग के स्थायी पदाधिकारी पूर्णतया संबंधित मंत्री के अधीन हो, परंतु द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत ये स्थिति नहीं थी। मंत्रियों के अधीनस्थ विभागों के स्थायी जो प्रमुख थे उनमें अधिकांश भारतीय नागरिक सेवा के सदस्य थे और इन सेवाओं के अधिकारों और प्राधिकारों की रक्षा करना गवर्नर का कर्तव्य था। इसका परिणाम ये हुआ कि गवर्नर के हाथ में पदाधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति हो गई और इस तरह से उन्हें उनके अधीन कार्य करना था। तो कुल मिलाकर के मंत्री के लिए ये एक दुखदायी और अपमानजनक बात थी कि उसका अधीनस्थ उसके निर्णय के विरुद्ध गवर्नर से अपील कर उसे परिवर्तित कर सकता था। इस व्यवस्था का एक और दोष था कि इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभाव था, जिसके कारण सामान्य तौर पर कार्य करना मुश्किल था। अगला है विधान परिषदों का दोषपूर्ण संगठन। इन परिषदों में संगठित दलों की स्थापना की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी, जबकि उत्तरदायी शासन की सफलता के लिए संगठित दलों का होना आवश्यक है। इसका जो ढांचा था वो भी दोषपूर्ण था। इसमें 80% सरकारी या सरकार द्वारा मनोनीत गैर सरकारी सदस्य थे। जो निर्वाचित थे वो भी विशेष हितों के प्रतिनिधि थे और इसलिए सरकार को खुश करने में लगी रहते थे।
तो कुल मिलाकर के इसका जो स्वरूप था वो बहुत ज़्यादा उत्तरदायी शासन के विचार के अनुकूल नहीं था। अब आते हैं हम अगली बात पर, यह है बाहरी परिस्थितियां जिनके कारण ये सिद्धांत असफल हुआ। द्वैध शासन का जन्म बुरे नक्षत्र में हुआ ऐसा माना जाता है, यानी सही समय पर इसको लागू नहीं किया गया, और ये जो समय था ये उचित नहीं था, क्योंकि इस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ था, खिलाफत आंदोलन होके चुका था। कठोर दमनात्मक कानूनों के कारण भारतीयों के दिमाग में अंग्रेज़ों के प्रति या ब्रिटिश शासन के प्रति संदेह और अविश्वास था। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत सफल नहीं हो पाया। दूसरी चीज़ जो थी वो थी बाहरी तत्व में आर्थिक दुर्दशा और मेस्टन पंचाट। 1920 में समय पर वर्षा नहीं होना, फसलें नहीं होना, भारतीय बाजार में मंदी आना, ये सब ऐसे कारण थे जिसने इसके सुधारों को काफ़ी हद तक कम कर दिया। इसी समय मेस्टन पंचाट आया, जिसके अनुसार इस खराब स्थिति में भी प्रांतों के द्वारा केंद्र को अनुदान दिया जाना था। इससे प्रांतों की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। तीसरा कारण माना जाता है बाह्य परिस्थितियों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का असहयोग। ये जो 16 वर्ष का शासन था जिसमें द्वैध शासन को लागू किया गया था, कांग्रेस और लीग की दृष्टि से प्रशासकीय सुधारों पर नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता और देश के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संघर्ष में अपनी स्थिति मजबूत करने में इसे लगाया गया, ऐसा माना गया। नौकरशाही का दृष्टिकोण भी इसके अनुकूल बहुत ज़्यादा नहीं था और इसी कारण ये असफल हो गया, ऐसा माना जाता है। वहीं ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण भी बदल गया था और अनुदार दल की सरकार बनने पर इस पद पर अनुदार दल के सदस्य आए, तो इन सुधारों के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण भी बदल गया। डॉक्टर जकारिया के अनुसार लंदन से निर्देश जारी कर दिए गए कि अब से सुधारों पर इस प्रकार अमल होना चाहिए कि उनसे अधिक से अधिक नहीं वरन कम से कम स्वशासन भारत को मिले। तो इस तरह से द्वैध शासन प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहा और भारतीय जनता को उत्तरदायी शासन का वास्तविक प्रशिक्षण नहीं दे पाया। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी अपनी उपयोगिता थी। इसने भविष्य में संवैधानिक विकास करने में मदद भारतीयों को मिली। बड़े पैमाने पर मताधिकार इसके माध्यम से मिला भारतीयों को। सार्वजनिक सेवाओं के भारतीयकरण को इससे प्रोत्साहन मिला। बहुत से अंग्रेज जो अधिकारी थे वो भारतीय मंत्रियों के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे, तो वे भारत से चले गए और ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर भारतीयों की नियुक्ति हुई। एक नई शासन व्यवस्था का लाभ भारतीयों को मिला और इसे हम कह सकते हैं कि सरकार की समस्याओं को समझने और बहुत महत्वपूर्ण शासकीय अनुभव प्राप्त करने का मौका इसके माध्यम से मिला। द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना से स्थानीय स्वशासन का सुधार हुआ और विकास हुआ और काफ़ी हद तक जो भारतीय मंत्री थे उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें मद्रास की जस्टिस पार्टी ने दक्षिण भारत के मंदिरों के संबंध में सुधार किए, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने शिक्षा के विस्तार और कृषकों की स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण कार्य किया। इसी तरह से मद्रास और बम्बई में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और औद्योगिकरण की व्यवस्था की गई। कुल मिलाकर के हालांकि ये अपने उद्देश्य में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इसने भारतीयों में कम से कम कुछ हद तक जागरूकता लाने का कार्य किया। जैसा कि स्पेयर लिखते हैं, अपने समस्त दोषों के बावजूद ये सुधार अंतिम लक्ष्य यानी पूर्ण स्वराज की ओर जाने वाले राजमार्ग पर पहला पड़ाव थे। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम।